धन्यवाद। आज आप सभी लोगों का इस कक्षा 11 जीव विज्ञान की क्लास में पुनः स्वागत है। आज आप लोग इस 11 के क्लास में देखेंगे। अब तक आपने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसके जो मैकेनिज्म यानी कि कितने भागों में होता है। 2 भागों में प्रकाश आपने पढ़ा, प्रभावित करने वाले कारक देखा। आज आपके सामने एक प्रश्न है। वो प्रश्न है कि एक पौधे को बाहर से देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि ये पौधा C3 है अथवा C4 है। प्रश्न है कि एक पौधे को बाहर से देखकर, एक पौधे को बाहर से देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यह C3 अथवा C4 है? क्यों और कैसे? ये बाहर को देख करके है। तो इसमें आप देखें कि जो C3 और C4 प्लांट है, इसको बाहर से देख करके इसके विषय में हम अंतरस्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। इस C3 प्लांट और C4 प्लांट को हम जो है 2 स्टेजों में इसका जो है बाहर से जो क्लियर कर सकते हैं। पहला क्या है? जलवायु है, क्लाइमेट इसका क्या है? जलवायु, क्लाइमेट माने जलवायु। जलवायु यानी कि जैसे आप देखेंगे जो C3 प्लांट है, वो C3 प्लांट सभी प्रकार के जलवायु में डेवलप होता है, विकसित होता है। कौन? C3 प्लांट। C3 प्लांट सभी प्रकार के जलवायु में डेवलप होता है। और जबकि जो C4 प्लांट है, वो C4 प्लांट ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होता है। ट्रॉपिकल मतलब कटिबंधीय एंड सब ट्रॉपिकल जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये विकसित होता है। दूसरी चीज और यह है कि जितने भी ये पैरेलल एस्टिवेशन वाले हैं, पैरेलल एस्टिवेशन का मतलब जो है ये समांतर शिराविन्यास, पैरेलल एस्टिवेशन, जैसे आप देखेंगे जैसे गन्ना है, मक्का है, इनकी पत्तियां जैसे इस प्रकार से है। ये गन्ना, मान लीजिए गन्ना है, ये गन्ना का फिगर है आपके सामने। इसकी पत्ती को आप देखेंगे इस प्रकार से एक जो है संरचना आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें आप ये देखें मोटी सी मिडरिब इस पत्ती के बीच से होकर के जाती है तथा इसके दोनों तरफ इस प्रकार की संरचनाएं जाती हैं। इसी को जो समांतर शिराविन्यास या पैरेलल एस्टिवेशन कहते हैं। तो जो पैरेलल एस्टिवेशन है, ये पैरेलल एस्टिवेशन समांतर शिराविन्यास वाले जितने होते हैं वो C4 प्लांट है। कैसे प्लांट है? C4 प्लांट है। और जो रेटिकुलेट एस्टिवेशन का मतलब जो जालिकावत शिराविन्यास, रेटिकुलेट एस्टिवेशन, जालिकावत शिराविन्यास वाले जो है ये कैसे है? C3 प्लांट कहलाता है।
क्लियर? तो इस प्रकार से हम बाहर से देख करके इतने ही बता सकते, इतने आधार पर ही पता क्लाइमेट और उसके जो एस्टिमेशन के आधार पर हम इसको बता सकते हैं। अन्यथा बाहर से देख करके हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि ये C3 प्लांट है अथवा C4 प्लांट है। ज्यादा अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हम। इस प्रकार अगला प्रश्न इसी में आता है कि आंतरिक संरचना को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि यह C4 प्लांट तो बाह्य संरचना के आधार पर था, अब आंतरिक संरचना के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि यह C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? आंतरिक संरचना के आधार पर आंतरिक संरचना के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर क्या है? जैसे आपको बताया जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट में क्रांच एनाटॉमी, क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है। क्रांच, द वर्ड क्रांच अ जर्मन वर्ड, इट मीन्स गार्लैंड, यानी कि जो क्रांच शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स माला, गार्लैंड मीन्स माला। आपने देखा होगा जैसे शादी विवाह के कार्यक्रम में आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि जो लड़के को जो माला पहनाते हैं उसमें नीचे कुछ इस प्रकार से जो है संरचनाएं आपको बनी हुई, रुपये की संरचनाएं लोग बनाते हुए इसमें इस तरह की संरचनाएं गोल से बनाते दिखते हैं, तो ठीक इस प्रकार की उसमें संरचना दिखती है, इसी को हम क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। तो जो C4 प्लांट होते हैं उसमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है क्रांच एनाटॉमी की, लेकिन C3 प्लांट जो होते हैं उसमें क्रांच एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। और एक बात ये भी है कि जो C4 प्लांट है इनके मीसोफिल सेल में, इसमें मीसोफिल सेल में, मीसोफिल सेल में पाइलिसेड टिश्यू, पाइलिसेड टिश्यू जिसको हम हिंदी में कहते हैं खंभऊतक, क्या बोलते हैं? खंभऊतक नहीं पाया जाता है, खंभऊतक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा आंतरिक संरचना के आधार पर क्या है कि C4 प्लांट में क्रांच एनाटॉमी पाई जाती है और इसके मीसोफिल सेल में पाइलिसेड टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। और जो C3 प्लांट है उसमें जो है ये पाइलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं। और एक बात और आप जान लें कि जो C4 प्लांट है, इस C4 प्लांट में कभी कभार आपसे प्रश्न किया जाता है कि इनकी उत्पादकता से संबंधित है कि C4 प्लांट में जो कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे होती जो संश्लेषण केल्विन पथ के द्वारा करती है उसमें जो है अधिक प्रोडक्टिव होती है और जो C3 उसमें कम होती है, ऐसा क्यों, क्या बात है? तो इसमें देखिए जैसे C4 प्लांट जो है उत्पादकता के विषय में इसमें प्रश्न कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इस उत्पादकता से संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे। क्या है कि हालांकि प्रश्न है, हालांकि C4 प्लांट में बहुत कम कोशिकाएं जैव संश्लेषण केल्विन पथ का वहन करती है, फिर भी उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। क्या इस पर आप चर्चा कर सकते हैं? ऐसा क्यों? देखें जैसे C4 प्लांट जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम जुड़ते हैं, लेकिन
कम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी वो भोजन बनाती है। लेकिन जो C4 प्लांट है, उस C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पायरेशन मतलब प्रकाश श्वसन नहीं होता है। और जब प्रकाश श्वसन नहीं होगा तो एनर्जी जो है वो मुक्त नहीं होगी और एटीपी के रूप में वो संचित नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो C4 प्लांट है इनकी उत्पादकता अधिक होती है। फिर कभी कभार आपसे प्रश्न किया जाता है कि रूबिस्को एक एंजाइम है। प्रश्न है कि रूबिस्को एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज का कार्य करती है। इसके विषय पर जो है आप क्या कह सकते हैं? जैसे देखिए, अभी रूबिस्को जो है ये संसार में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन है, जो कि ये रूबिस्को संसार में सबसे अधिक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बंधित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंधित होने पर यह कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में कार्य करती है। लेकिन जब ऑक्सीजन से बंधित होती है तो ऑक्सीजन से बंधित होने पर ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजनेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो और इसमें क्या है, अभी आपको इससे पहले हमने बताया कि फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, भोजन भी नहीं बनेगा, एनर्जी भी एटीपी के रूप में संचित नहीं होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से इसमें कार्बोक्सिलेशन की क्रिया अधिक मात्रा में होती है। तो इस प्रकार आज आपने इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में C4 प्लांट के विषय में देखा और उसके बारे में जाना। इसके नोट्स को जो है हम ऑडियो के माध्यम से आपके पास भेजेंगे, इसको समझ करके और आप उस प्रश्न को लिखेंगे। धन्यवाद।